वेक्टर्स को लेके हमारी जो बेसिक फिजिक्स चल रही थी, बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स का जो अपनी सीरीज चल रही थी, उसमें अब अगला वीडियो हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हम पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस क्या होती है? देखिए, जैसे एक वेक्टर दे रखा है आपको मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया है, क्लास शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास थी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक सिंगल वेक्टर को हम 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में तोड़ देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इंटू 2 or 3 रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो अब जैसे वो वेक्टर 2 पार्ट्स में कब टूटता है? जब वो किसी प्लेन में हो। जो कैसे? किसी प्लेन में हो। जैसे मान लो कि इस बोर्ड पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ऐसे मान लो एक इस बोर्ड के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने से थ्रो किया, तो वो ऑब्जेक्ट इस तरह से गया, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ये इसका वेलोसिटी वेक्टर बन गया। अब इसके अगर मैं कंपोनेंट्स बनाऊं, इसको रेजोल्यूट करूं, इसको तोड़ूं मैं 2 पार्ट्स में, तो एक तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टूटेगा और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसके कंपोनेंट्स बनेंगे, जो मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको सिखाया है। लेकिन अगर ये पार्टिकल ऐसे ना जाके इस रूम में ऐसे जाता, तो ये 3 डायमेंशन स्पेस में आ गया है। ये किसी प्लेन पे था, अब ये 3 डायमेंशन स्पेस में आ गया। 3 मतलब अब x भी है, अब y भी है, और अब ये z भी है। तो अब इसके 3 कंपोनेंट्स बनेंगे। यानी अगर मैं इस बोर्ड पे शो करूँ, तो बोर्ड क्या है? 2 डायमेंशन बॉडी है, एक प्लेन है। यहाँ 3 डायमेंशन बॉडी आप शो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप एक स्फीयर बनाइए, ठीक है, तो आप जैसे स्फीयर बनाओगे तो वो सर्कल ही लगेगा। हाँ, अब वो मत करना जैसे आजकल काफ़ी ऐसे आर्ट चल रही है, शेडो बनाया, दिखा दिया कि सर हमने बना दिया, ऐसे नहीं। ये 2 डायमेंशन बॉडी है, यहाँ पे 3 डायमेंशन बॉडी नहीं बन सकती। एक स्पेस 2 डायमेंशन स्पेस है, उसमें 3 डायमेंशन स्पेस वाली बॉडी नहीं शो कर सकते आप। ठीक है, किसी न किसी ट्रिक से हम शो करते हैं। तो ऐसे क्या कर दिया, जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर के मैंने 3 कंपोनेंट्स बनाए। एक इधर बनाया अलोंग एक्स एक्सिस, उसका नाम दे दिया ax। एक बनाया अलोंग वाई एक्सिस, ये वाला अलोंग वाई एक्सिस, इसका नाम दे दिया ay। और एक बनाया अलोंग जेड एक्सिस, जिसका नाम दे दिया az। ये 3 बनाए। अब इन तीनों का एंगल वेक्टर ए के साथ ये जो कंपोनेंट बना है लेट अल्फा एंगल बना रहा है। वेक्टर ए के साथ जो ये वाला कंपोनेंट बना है वो लेट बीटा एंगल बना रहा है। और वेक्टर ए के साथ जो ये वाला कंपोनेंट बना है, ये वाला एंगल, ये गामा। आप समझ लो मेरे ख्याल में कि जैसे यहाँ पे आप ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए और ये z मान लीजिए, और ये वेक्टर ऐसे है। तो इस वेक्टर के साथ ये वाला कंपोनेंट बना है, ये वेक्टर आपका, इसके साथ x एक्सिस में ये बना है, y एक्सिस में ये कंपोनेंट बना है, और z एक्सिस में ये वाला कंपोनेंट बना है। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा ये। इस तरह से हमने इसको 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया है, जिसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ हम क्या करते हैं, हम इनके देखो क्या करेंगे, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कोस अल्फा की वैल्यू पूछो आपसे तो कैसे निकालोगे? यहाँ आ जाइए, देखिए मैं एक बता रहा हूँ आपको कोस अल्फा कैसे निकालते हैं, फिर बीटा और गामा अपने आप समझ जाओ कैसे निकालना है। देखिए, अब वो सब बातें यहाँ काम आएगी जो बातें हमने अब तक इन सारे वीडियोस में पढ़ी है। ये आपका ax है कि नहीं, ये वेक्टर a है कि नहीं, इनके बीच एंगल अल्फा है कि नहीं। ठीक है, अब मैंने इसको ay को यहाँ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको आप यहाँ तक ले लीजिए, यानी ये जो ay है उसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। सेम लेंथ, सेम डायरेक्शन, यानी सेम मैग्नीट्यूड, तो यानी ये वाला मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। ये क्या बन गया? ay बन गया। बना कि नहीं बना? ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मैं पूछूँ कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, यानी ax अपॉन a, ax अपॉन a बन जाएगा। अब पूछूं मैं आपसे कोस बीटा की वैल्यू, तो वो कोस बीटा की वैल्यू देखो अब कैसे निकालोगे? अब इसके इक्वल यहाँ आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो बीटा के सामने वाला भाई यहाँ से देखो आपका ये बन रहा है, ये a है और
ये आपका कह रहे हो AX बता दिया आपने, और ये आपका AY है, ये बीटा है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 होता है, 90 के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और थीटा के सामने क्यों होता है बेस हो, सॉरी परपेंडिकुलर, उल्टा बोल दिया मैंने। 90 के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो कोस बीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये अगर हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये कौन बच गया, ये बेस बच गया। तो AY यहाँ पे बेस है, डिवाइड बाई हाइपोटेनियस वो क्या है A। तो कोस बीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आप समझ गए कोस गामा क्या आएगा। जैसे इनकी सिमेट्री है वैसे हम देखेंगे। अब सीधा कोस गामा लिख दिया मैंने, वो क्या आएगा AZ अपॉन A। इक्वेशन 1 2 3 इन तीनों को आप ऐड कर दो, पहले स्क्वायर करके, तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो इन तीनों को स्क्वायर किया तो ये कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजिकल टू, इधर कौन है, इधर देखो 1 अपॉन A स्क्वायर, तो आपको कॉमन आ गया। क्यों, सब में A स्क्वायर कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, ये आ गया। अब ये कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजिकल टू। अब आइए, अब जब आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया था कि आप किसी वेक्टर A को अगर 3 पार्ट्स में तोड़ते हैं तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, ये तरीका मैंने आपको पहले बताया है। यानी उसका एक कंपोनेंट AX में बना है, AX से नाम से बना है I डायरेक्शन में, यानी X एक्सिस के अलोंग I के। एक कंपोनेंट AY बना है Y एक्सिस J डायरेक्शन, और एक कंपोनेंट Z एक्सिस के अलोंग बना है यानी K कैप, और नाम क्या है उसका H है। फिर मैंने कहा था कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, तो आपको बता रखा मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दिख गया, एक्स स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ। यहाँ देखो ये भी तो है, लेकिन ये अंडर रूट में नहीं है, ये अंडर रूट में है। तो क्या करें, इसका अंडर रूट हटाएंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर बन जाएगा। अंडर रूट हटाते ही A स्क्वायर बन जाएगा, यानी ऊपर क्या आ गया A स्क्वायर आ गया, नीचे भी क्या है ऑलरेडी A स्क्वायर है, कैंसिल हुआ 1 आ गया। ठीक है, यही अपना डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी से ही हम साइन का निकाल सकते हैं। कैसे, आपने एक 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी है दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा, या ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, यहाँ वैल्यू पुट करो। कॉस स्क्वायर एल्फा की वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। कॉस बीटा वाले के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इजिकल टू 1 है आपका। अब देखो यहाँ पे इन नेगेटिव सारे साइंस को उधर भेज दो तो सारे पॉजिटिव बन जाएंगे, यानी आपका ये पॉजिटिव बन गया उधर जाके, ये पॉजिटिव बन गया उधर जाके, और ये भी पॉजिटिव बन गया उस तरफ जाके। अब 1 तो ही आप पास, इस 1 को इधर लाओगे तो ये 1 1 और 1 ये सब पॉजिटिव है, लेकिन ये 1 जब इधर आएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो 3 माइनस 1 2, ये आपका फॉर्मूला एक और बन जाता है। इन दोनों का अपन यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस को लेके है। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। आ जाइए वो भी कर लेते हैं फटाफट। डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन के बाद में जो लास्ट टॉपिक हमारा वो है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड कैसे, लास्ट वीडियो में हमने एक पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक 2 डायमेंशन शेप है, जैसे स्क्वायर 2 डायमेंशन है और जिसकी 3D डायमेंशन क्या है, 3 डायमेंशन बॉडी क्या है, एक क्यूब। एक रेक्टेंगल जो होता है वो आपका एक 2 डायमेंशन बॉडी होती है जिसकी 3 डायमेंशन बॉडी क्या होती है,
आपका क्यूबॉइड। तो जैसे पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की 3 डायमेंशन बॉडी हम क्या बोलेंगे, पैरेललोपाइप। होने को ये भी स्क्वायर क्यूबॉइड एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा ये टिल्ट कर दिया गया है, ठीक है, कुछ वैसा ही है। तो अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं, सिंपल जैसे मान लो ये क्यूब मैंने ड्रॉ किया है, जो भी आप मानो इसे क्यूबॉइड मान लो, क्यूब मान लो, इसका मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। तो आपने क्यूब या क्यूबॉइड का एरिया निकालना आपने सीखा है। उसमें क्या प्रोसेस होता था कि आप अगर इसकी लेंथ L है, विड्थ और हाइट ऐसा कुछ दे रखा है, तो आप क्या करते थे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करते थे। ये तो इसका वॉल्यूम होता है। तो देखो आप लेंथ इंटू विड्थ कर रहे हो, तो लेंथ को आप विड्थ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, इस बेस का, ये जो बेस है क्यूब का, इसका आपने एरिया निकाल लिया है, इसका आपने एरिया निकाल लिया है। उसको बाद में आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ भी देख रहे हो आप इस पैरेललोग्राम जो 3 वेक्टर से बना हुआ है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ठीक है। तो इसमें जो ये जो है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, और एक तरह से इस पैरेललोपाइप का बेस है, ठीक है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, इसका जब वॉल्यूम निकालूंगा, तो यहाँ आपने लेंथ इंटू विड्थ को उस बेस का एरिया बताया है, यानी एरिया ऑफ बेस। और उसको किससे मल्टीप्लाई किया है, हाइट से। अब ये हाइट तो क्या होती है, वैसे ही परपेंडिकुलर होती है स्ट्रेट, लेकिन यहाँ हाइट आपको दिख रही है ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये सी है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, टिल्ट हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर हाइट निकालनी पड़ेगी और उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो सी वेक्टर है उससे मान लो थीटा एंगल बना के ये आपका एक वेक्टर ले लिया जो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेललोपाइप की। अब रेजुलेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा हमने, एक वेक्टर को 2 या 3 पार्ट्स में तोड़ते हैं, उसमें थीटा के साथ वाला कॉस थीटा और थीटा के वाला साइन थीटा कंपोनेंट बनता है। यहाँ आपको दिख रहा है ये कंपोनेंट, ये जो सी है, वेक्टर जो सी है, इसका ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है, तो इसको हम लिखेंगे सी कॉस थीटा, ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हो गया। आगे समझ में। तो इस वाले के अकॉर्डिंग बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, सी कॉस थीटा वैल्यू आएगी। अब एरिया ऑफ बेस देखिए, एरिया ऑफ बेस किसका, एरिया ऑफ बेस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ बेस क्या है, पैरेललोपाइप का एक पैरेललोग्राम है। और पीछे वीडियो में अगर आप देख के आ रहे हैं, बराबर वीडियो देख रहे हैं सारे मेरे, तो उसमें आपने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट होता है उन दोनों साइड्स का, एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वहाँ पे हमने प्रूव किया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके उस वीडियो में देखिए। यानी मैं एरिया ऑफ बेस जो कि एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया किसके बराबर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी के, ठीक है। डॉट, अब फिर मल्टीप्लाई में कौन है, हाइट कितनी है, सी कॉस थीटा, ये मैंने सी कॉस थीटा पुट कर दिया। आगे बात समझ में। चलिए अब देखिए ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको पढ़ाया है पिछले वीडियो में। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, आप 2 वेक्टर्स को, मान लीजिए वी यहाँ वेक्टर है, उसको किसी दूसरे वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हैं और आउटपुट में भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यहाँ ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है जिसका रिजल्ट एक और वेक्टर आएगा, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको आपको पता है डायरेक्शन देनी होती है, उसके पास डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर्स जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। इसे मार्कर लेते हैं, इस मार्कर में एक ए है एक बी है, तो वहाँ मैंने आपको बताया डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, ए क्रॉस बी, और ये थंब जो ऊपर दिख रहा है वो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अगर B क्रॉस A करें तो डायरेक्शन डाउनवर्ड्स आएगी। तो हमने यहाँ A क्रॉस B किया है, तो A क्रॉस B, तो ये डायरेक्शन क्या आएगी, परपेंडिकुलर। यानी ये अगर मैं पैरेललोग्राम, ये जो बेस है, इस बेस को मैं इस कॉपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसकी एक साइड आप A मान लीजिए, एक साइड B मान लीजिए। ये साइड आपने A वेक्टर ले ली
और ये साइड आपने बी वेक्टर ले ली, तो ए क्रॉस बी और आपका ये रिजल्ट आएगा। यानी इस बेस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से ए क्रॉस बी का रिजल्ट आएगा। यानी जो आपका रिजल्ट ए क्रॉस बी आएगा वो डायरेक्शन ये आएगा, आगे समझ में। और वो भी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। मान लो उसका रिजल्टेंट जो आया वो क्या ले लिया मैंने, आर ले लिया, तो आर उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये। आगे बात समझ में। इसका मतलब इस ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट आर ले लिया, सी कॉस थीटा। यहाँ देखिए आर एक वेक्टर है, सी एक वेक्टर है, कॉस थीटा उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कहाँ होता है, डॉट प्रोडक्ट में। ए बी कॉस थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी लिखते हैं। यहाँ कौन है, आर और सी, तो ये हो गया आर डॉट सी इस तरह से। और आर कौन है, आर है आपका ए क्रॉस बी, तो वापस इसको यहाँ ले आइए और अपना फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। यानी मैं इसको हटा देता हूँ और अब आर की वैल्यू क्या है, ए क्रॉस बी, और उसके साथ डॉट कौन था, सी। ये आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आ चुका है। आगे समझ में। इसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक तरह से ट्रिपल वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसको हम ये भी बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। 3 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि ये देखो स्केलर क्यों बोल रहे हैं, लास्ट में डॉट है, यानी पहले ए क्रॉस बी परफॉर्म होगा और फाइनली तो डॉट ही फॉलो होना है, और डॉट ही क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। यानी आउटपुट हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, इन सबको अपन परफॉर्म करेंगे ए क्रॉस बी, देन रिजल्ट ऑफ दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ विथ सी। आगे समझ में, ये हम करने वाले हैं। ठीक है। अब इसका यूज क्या है, इसका एक यूज हम कहाँ करते हैं कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर से ए बी और सी अगर है, ये कोप्लानर है कि नहीं है, अगर ये आइडेंटिफाई करना हो, अगर ये तीनों कोप्लानर है कि नहीं है ये आइडेंटिफाई करना हो, तो हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला आया है ए क्रॉस बी डॉट सी, इसका यूज़ करेंगे। कैसे इसको यूज़ करेंगे बताता हूँ मैं आपको कैसे यूज़ करना है। देखिए आइए इधर, ये तो अब आपको समझ में आ गया ए क्रॉस बी का। अब देखो कैसे करते हैं। आपका जो फाइनल फॉर्मूला आया है, दैट फॉर्मूला इज ए क्रॉस बी डॉट सी आया। दिस इज व्हाट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ योर पैरेलल पाइप। ठीक है। थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा ये रहा। अब देखो अगर मैं थीटा जो एंगल ये है इसको इंक्रीज करता हूँ तो अभी देखो थीटा किसके बीच में, थीटा ये सी के साथ में, ये थीटा एंगल बन रहा है। ये मार्कर सी है। अगर मैं इस सी को यहाँ से डाउन करूँ यहाँ ले आऊँ, तो थीटा बढ़ता क्या जाएगा, थीटा यहाँ मान लो 10 डिग्री है, ये बढ़ता 90 डिग्री हो जाएगा। और जैसे 90 होगा तो आपका सी कहाँ जाएगा, सी ए और बी के प्लेन में ही आ जाएगा। यानी ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन जिसमें ए है और बी है, और सी कैसे था, सी ऐसे था, और ये सी कोस थीटा और ये सी। फिर हमने क्या किया, थीटा जो है वो थीटा बढ़ाते 90 जब कर दिया तो सी कहाँ आ गया, सी ए और बी के प्लेन में ही आ गया है। यानी पहले सी एक प्लेन में नहीं था, ए और बी तो कोप्लानर थे, वो तो एक सिंगल प्लेन में थे। हमेशा 2 वेक्टर कोप्लानर ही होंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन 3 वेक्टर अगर हो जाते हैं तो वो कोप्लानर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे ये 2 वेक्टर मैंने ऐसे पकड़े हैं, ठीक है, ये कोप्लानर है कि नहीं है, तो ये कोप्लानर है, देखो दोनों इस प्लेन में आ रहे हैं। अगर मैंने इनको ऐसे पकड़ा है तो ये कोप्लानर है, इनको मैं अगर ऐसे पकड़ लूँ तो ये भी कोप्लानर है। तो 2 वेक्टर तो हमेशा कोप्लानर ही होंगे। बात आती है कि तीसरा अगर हम लेके आते हैं वो कोप्लानर है कि नहीं है, वो हम इससे पता करते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप से, इसलिए इसका यूज़ है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ
यहाँ क्या होगा, जब आप इस थीटा को बढ़ाते बढ़ाते कहाँ ले आओगे, 90 पे ले आओगे। 90 पे लाते क्या हो जाएगा, वो इनके साथ सेम प्लेन में आ जाएगा। जो आपका ए और बी है जिस प्लेन में, उसी प्लेन में आपका 90 डिग्री करोगे तो सी भी वहीं आ जाएगा। यानी सी आपका कोप्लानर हो जाता है जब थीटा 90 डिग्री बन जाए। यानी ए क्रॉस बी और ये डॉट रद्द तो क्या आएगा, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो डॉट सी है तो डॉट आऊँगा तो कॉस थीटा आएगा। अब थीटा आप कह रहे हो कि हमने 90 कर दिया, थीटा 90 कर दिया, तो ए क्रॉस बी और सी कॉस 90 कितना, कॉस 90 0, फाइनल आंसर कितना कि 0। यानी आपका ए क्रॉस बी डॉट सी यानी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज 0। ये कब पॉसिबल है, जब तीनों कोप्लानर होंगे। तो कोई भी तीन वेक्टर अगर कोप्लानर है कि नहीं है ये पता करना है तो सिंपल आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, रिजल्ट निकालिए। अगर रिजल्ट आपका 0 आता है तो इट मीन्स दे आर कोप्लानर। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। दे आर 3 वेक्टर्स ए बी सी एंड देयर एक्सप्रेशन इज गिवन ऑन द बोर्ड and question is find the volume of a parallelogram whose sides are represented by these 3 vectors। a b c 3 वेक्टर हैं, उनसे उनकी साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम निकालिए किसका, पैरेलल पाइप का। तो वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्रॉस b डॉट c। ठीक है, तो पहले a क्रॉस b लेट पहले आप क्या कर देंगे, ए क्रॉस बी को परफॉर्म करेंगे, ए क्रॉस बी को परफॉर्म करेंगे। और कैसे परफॉर्म करना है वो आपने क्रॉस प्रोडक्ट वाला वीडियो देख के आए हैं मेरे ख्याल में। आप सब मुझे पता है सीक्वेंस में चलने वाले बच्चे हो, आपको ऐसे कभी कौन सा वीडियो नहीं देखना है, सीक्वेंस में चलना है, तभी चीज़ें समझ में आएगी 11th से लेकर 12th तक। ठीक है, ए क्रॉस बी है तो कैसे करना है बता रखा आपको। एक मेथड है वेक्टर वाला, मैट्रिक्स वाला आई जे के। तो ये 1 2 3 -1 1 और 2। ठीक है, कैसे सोल्व करना है चलिए खुद भी कीजिए, पॉज करके बताइए, लास्ट का आंसर आएगा, वेट कीजिए मेरे आंसर का। आई जब लेंगे तो 2 क्रॉस 2 4, 3 × 1 -3, फिर जे लेंगे प्लस जे लेंगे तो 3 × 1 -3, 2 × 1 -2 एंड लास्ट के लेंगे। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है तो वो पीछे जाके क्रॉस प्रोडक्ट वाला वीडियो देख के आइए, वहाँ आपको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। के लेंगे तो क्या आएगा 1 +4, तो 1 + 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो फाइनल आंसर क्या है इसको, 4 -3 आई 1 बचता तो आई केवल, वहाँ -5j और +3k। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ ए क्रॉस बी। पुट दिस वैल्यू ए क्रॉस बी, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका ए क्या है, ए क्रॉस बी तो रिजल्ट आ चुका आपका, दैट इज i -5j + 3k और डॉट के साथ है सी। अब ये डॉट प्रोडक्ट तो बड़ा इजी होता है, आपको बता रखा है क्या करना होता है। आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से मल्टीप्लाई और के को के से मल्टीप्लाई। आई को आई से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, जे को जे से मल्टीप्लाई किया तो -5 आया और इसको इससे के से के को मल्टीप्लाई, ये आ गया। ठीक है, इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 9 m³ आंसर आ गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप इज 9 m²। इस तरह से हम इसका वैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, वैक्टर्स को लेके मेरे ख्याल में सब चीज़ें अब हो चुकी है, जो भी फॉर्मूलेस थे, जो भी कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने 6 वीडियो या 6 या 7 वीडियो जो भी है वो वैक्टर्स को लेकर अपलोड किए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि इस चैप्टर में इसकी रिक्वायरमेंट है, अब इसकी रिक्वायरमेंट हमें आगे तक चलती रहनी चाहिए, 12th तक हम इसको पढ़ते रहेंगे। बार बार हमें वेक्टर चाहिए होगा, नेगेटिव वेक्टर चाहिए होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ सकता है, 12th क्लास में भी आएगा, ऐसा नहीं है कि 11th तक ही लिमिटेड है, ये 12th क्लास में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ऐसे ही पढ़ते रहिए आप मेरे साथ साथ, और अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, और हमारा जो मोशन इन प्लेन अभी चैप्टर बाकी है, प्रोजेक्टाइल मोशन बाकी है, सर्कुलर मोशन बाकी है,
रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन बाकी है, तो कुछ चीज़ें बाकी अभी भी है। आराम से पढ़ते जाइए, धीरे धीरे बहुत टाइम पड़ा अभी स्टार्ट हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच।